हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान के विषय में। आयुर्वेद कितना लाभकारी है और आयुर्वेद के अंदर किस तरह से दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त होने वाली चीज़ों के गुणों का भी वर्णन किया गया है। वो न केवल आहार है अपितु औषधि के रूप में भी हम चीज़ों का ग्रहण कर सकते हैं। हमने इस विषय में दूध की चर्चा करी, दही और छाछ की भी हमने बात की। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी कड़ी में मक्खन और घी और जितने भी तेल आदि जो पदार्थ हैं, जो स्निग्ध पदार्थ हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत अपरिहार्य पदार्थ हैं, इनके गुणों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू होते हैं मक्खन से, क्योंकि मक्खन के विषय में बहुत ही ज़्यादा क्योंकि हमारे सबके लिए बहुत प्रिय होता है बटर, जिसके बटर के नाम से हम पैकेट बंद मक्खन भी हम खाते रहते हैं। वैसे तो दही से निकाला गया ताज़ा जो मक्खन है उसी का मक्खन संज्ञा है, उसी का नाम नवनीत है, तो उसको ज़्यादा आयुर्वेद में प्रशंसा की गई है। तो दही से निकाला गया जो मक्खन है उसको आयुर्वेद में मधुर माना गया है, कषाय माना गया है और बहुत ही विपाक में थोड़ा सा मधुर माना गया है, फिर लघु भी माना गया है, वो स्निग्ध माना गया है। और यदि आप उसको वीर्य के रूप में देखते हैं तो उसको शीत वीर्य माना गया है और वात पित्त को समन करने वाला भी माना गया है। और कहा कि जो मक्खन खाते हैं उनको जो है उनकी कलर जो है कांति बढ़ती है, वर्ण प्रसादक वर्ण प्रसाद करने वाला भी कहा है। और कहा कि अग्नि को बढ़ाने वाला भी होता है, वो शुक्रवर्धक भी होता है, वो हृदय के लिए उपकारी होता है। यानी कि आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो तो भी गाय का यदि मक्खन मिले, गाय का घी मिले तो आप सेवन कर सकते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये मेरी बात आप पक्की मानिए, खाए हुआ हजम हो जाए इसके लिए प्रयास करिए, खाना बंद कतई भी मत करिए। इसको मेद्य माना गया है, बुद्धिवर्धक माना गया है। ये क्षय रोग हो, चाहे खांसी हो, चाहे बवासीर हो, चाहे कहीं लकवा हो गया हो तो भी उसमें ये लाभकारी होता है। इसीलिए कहा कि जो दूध से यानी कि दूध से निकला हुआ यानी कि जो मक्खन है दूध से दही बना करके बनता है, दूध से निकलता है तो क्रीम बनता है। इस मक्खन को कहा कि बहुत शीतल होता है और आँखों के लिए लाभकारी होता है, संग्राही होता है और रक्त पित्त का नाश करने वाला होता है। यह अर्दित रोग में विशेष रूप से लाभ करता है। यानी कि मक्खन का सेवन हमको करना चाहिए। मक्खन को आप रोटी के साथ ले सकते हैं, मक्खन को आप चावल के साथ ले सकते हैं, मक्खन को आप नाश्ते में ले सकते हैं, मक्खन को आप भोजन में ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसी तरह से जब दुनिया में यदि आप विदेशों में देखें वहाँ घी खाने की परंपरा नहीं है, वहाँ मक्खन का ही सेवन करते हैं लोग। घी हमारे भारतीय परंपरा की एक अद्भुत प्रोडक्शन है जो कि हम मक्खन से बनाते हैं। और जब मक्खन तो इतना लाभकारी कांति को देने वाला है, मुझे अभी भी अपना बचपन याद आता है। माँ जब मक्खन निकालती थी, मक्खन को बिलोती थी, मक्खन बिलोने के बाद में जब हाथ से मक्खन निकालने के बाद में वो मक्खन हाथ में लग जाता था, वो हाथ वो माँ जो है बाद में हमारे मुंह पे और सर पे फेर देती थी, तो जो आनंद आता था वो अवर्णनीय होता था। इसलिए मक्खन को आप चेहरे पर भी मल सकते हैं, उससे कांति आती है। हालांकि थोड़ा सा छाछ का अंश होने की वजह से थोड़ी सी स्मेल आती है, परंतु वो बहुत ही वो गंध भी बहुत अच्छी लगती है। दिन भर भी यदि चेहरे पर हो तो बहुत ही अद्भुत है। फिर उससे जब हम घी बनाते हैं ना, घी कैसे बनता है, जब मक्खन को अच्छी तरह से पका देते हैं, पकाने के बाद में खूब अच्छी तरह से उबालने के बाद में छाछ जो है जल करके नीचे हो जाता है, फिर उसको अलग कर देते हैं। अलग होने के बाद जो तैयार हो जाता है पदार्थ उसको घी कहते हैं। तो घी जो है यह इस हमारे साउथ एशियन कंट्री का एक अद्भुत द्रव्य पदार्थ है। विदेशों के अंदर आज हम यूके में भी हमने अभी घी बनाना शुरू किया है, या बाहर यूएसए वगैरह में भी जाता है तो वहाँ पर घी सामान्यतः वहाँ पर नहीं बनाते हैं। अभी भारतवर्ष को देख करके कुछ लोगों ने वो जरूर शुरू किया है, नहीं तो मक्खन का ही सेवन करते हैं। परंतु यदि गुणों को दृष्टि से देखें तो जो है घी का बहुत ही अलग गुण है। और मक्खन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, परंतु यदि आप उसको घी बना करके रखते हैं तो घी कभी खराब होता नहीं है। हालांकि घी बहुत पुराना होने के बाद में अलग तरह की उसके अंदर औषधीय गुण बढ़ते जाते हैं, वो औषधि के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो सभी प्रकार के जो स्निग्ध पदार्थों में घी को सर्वोत्तम माना गया है। जितने भी जो चिकनी चीज़ें हैं ना, चिकनी चीज़ों में सर्वोत्तम माना गया है वह घी है। तो घी इतना अद्भुत है कि यदि दूसरे औषधियों के साथ उसको पका देते हैं तो उसके और गुण बढ़ जाता है और लाभकारी हो जाता है। दूसरे औषधीय गुणों को भी उसमें लेकर के आता है। इसलिए हम जो है जीवंती घृत है, ये आपका जात्यादि घृत है, या महात्रिफला घृत है,
इस तरह से आयुर्वेद के अंदर में हम विविध तरह के औषधीय गुणों से युक्त घृत को बनाते हैं। घृत वैसे भी आँख की रोशनी के लिए अच्छा होता है, पर यदि उसको महात्रिफला घृत हो, त्रिफले के द्वारा बना दिया जाए तो आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। छोटे बच्चों को भी जिनको आँखों में की परेशानी है, जो ज़्यादा पढ़ने का काम करते हैं, ज़्यादा आजकल कंप्यूटर वगैरह में बहुत देखना पड़ता है, उन लोगों से निवेदन है कि महात्रिफला घृत 1 चम्मच घी को दूध में डाल करके पिएं और उस घी को थोड़ा सा आँख में भी लगाएं, अंजन की तरह लगाइए, चाहे आई ड्रॉप की तरह जो पिघला हुआ है तो आँख में डालिए, वो बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए कहा कि घी को यदि दूसरे औषधियों के साथ में यदि पकाते हैं तो उस औषधीय गुणों को बढ़ाता है। यानी जब आप घी का छोंक लगाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो जैसे जीरे और अदरक को उसके घी में पकाते हैं, पका करके सब्जी के अंदर डालते हैं तो वो उससे उसके गुणों को बढ़ाता है। यह इसमें बहुत ही लाभकारी इसकी एक विशेष गुण है जो दूसरे तेलों में ये गुण नहीं है, इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे हमने कहा कि यदि गाय का घी हो तो सर्वोत्तम है। कई लोग कहते हैं कि पतंजलि के गाय के घी के विषय में भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि शुद्ध गाय का घी है। कई लोग कहते हैं गाय का देसी घी, तो देसी गाय का घी है कि गाय का देसी घी। मैं कहना चाहता हूं कि हम दूध गाय का कलेक्शन करते हैं, सिर्फ देसी गाय का दूध का कलेक्शन कठिनाई होती है, तो इसलिए भैंस का दूध उसमें नहीं है, गाय का दूध है, उसमें से ज़्यादातर देसी गायों के दूध से बनता है। पर कुछ जर्सी गाय भी यदि मिला दिया होगा तो हो सकता है कुछ मिला हो, पर शुद्ध है, गाय का है, इसलिए वो सर्वोत्तम है। उतना करना भी बहुत जटिल है जिस तरह से हम दूध कलेक्शन करते हैं। और आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अलग से कई बार बताने की बात समय नहीं मिलता, आपकी जिज्ञासा रहती है, कुछ लोग दुराग्रह में रहते हैं, कुछ जिज्ञासा में रहते हैं, कोई बेचारे अपने आप को जब कोई नेगेटिव बात करता है पतंजलि के विषय में तो आपको पीड़ा होती है। मैं सबको एक विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वो शुद्धता के साथ में आपकी सेवा करना लक्ष्य है। तो इसलिए पतंजलि के द्वारा कुछ भी मिल रहा, आज मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि हम घी बनाते हैं गाय का, तो हमारे पास उन सारे एरियाओं के गायों की लिस्ट है, उन फार्मर्स की लिस्ट है। यदि कभी आपका मन करे तो हम आपको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये गाय का घी सर्वोत्तम होता है। बात है गाय के घी की, कोई ज़रूरी नहीं कि पतंजलि तो पूरे देश को घी नहीं खिला सकता है, तो जहाँ भी हो सकते हैं आप शुद्ध के लिए, उत्तम के लिए प्रयास करिए। यदि आप गाँव में हैं, किसान हैं, तो ज़रूर आप 1-2 पशु पालिए जिससे कि आपको घी मिले, गाय का दुग्ध मिले। और यदि कहीं आप आसपास में रहते हैं तो प्रयास करिए कि आप किसान को पैसा दे दीजिए, अपनी एक गाय उस घर के किसान के घर में बांध दीजिए, जिससे कि किसान की रोजी रोटी भी होगी, आपको दूध और घी शुद्ध मिलेगा। तो थोड़ी सी सेवा भी हो जाएगी, थोड़ा चैरिटी भी हो जाएगी। हम तो उस पक्ष के हैं कि लोग सबकी सेवा करें, सबको देश का सबके साधन का सबको लाभ मिले। तो घी के लिए कहा वो गुरु होता है, स्निग्ध तो होता ही है, और पचने में वो बहुत ही मधुर होता है, शीतवीरी होता है, और स्मरण शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए, इसलिए जैसे मैंने कहा ब्राह्मी घृत है, वो दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए अद्भुत माना गया है। वैसे भी घी जो है वो स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, मेधा को देने वाला, बल को देने वाला, आयु को देने वाला। देखिए एक एक शब्द के लिए इतने आयुर्वेद के अंदर शब्दों का प्रयोग किया है, अद्भुत है। बुद्धि कर दिया तो सब कुछ तो आ गया, मेधा भी उसी के अंदर आ गई, स्मरण शक्ति भी उसी में आ गया, पर उन्होंने अलग अलग वर्णन किया है। मजेदार बात यह है। इस तरह से आयु कहा तो फिर बल अलग से कहा, फिर पुष्टि अलग से कहा, तुष्टि कहा, शुक्र को बढ़ाने वाला कहा। इस तरह से विविध शब्दों का प्रयोग करके इसकी इतनी प्रशंसा की गई है। जब कहा कि वो नेत्र की दृष्टि भी देता है, फिर संतान और कांति और सुकुमारता को लाने वाला है, स्वर को भी अच्छा करने वाला है, और कहा कि ये अद्भुत रसायन है। घृत जो है बहुत ही अद्भुत रसायन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गाय का घी जरूर खाना, बिल्कुल भी अपथ्य नहीं है। गाय का घी वो पथ्य है, हृदय के लिए भी, वो हृदय को ताकत देने वाला है और बूढ़ों को भी जवान बनाने वाला है। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग, दादा, नाना, जो भी आप कहीं पर भी हैं, वो आप भी गाय का घी जरूर सेवन कर लीजिएगा। जहाँ से भी मिले घी ढूंढो, शुद्ध घी खाओ, शुद्ध खाओ, अशुद्ध मत खाना, मिलावटी मत खाना, नकली मत खाना। उसके लिए आपको जरूर ध्यान देना। यदि आपने नकली घी खा ली, मिलावटी घी खा ली, तो मुझे कुछ मत बताना कि आचार्य जी ने कहा था हमने घी खा लिया इसलिए गड़बड़ हो गया। इस शुद्ध घी के मैं गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। ये मानसिक रोगों के लिए भी लाभकारी है। ज्वर हो, चाहे दाह हो, जलन हो, उन्माद हो, पागलपन हो, चाहे
किसी भी तरह से क्षत क्षण यानी चोट के द्वारा यदि आपको कमजोरी आ गई हो, शस्त्र के घाव वगैरह हो, चाहे आग से जला हो, वहाँ पर भी यदि आप घी लगा देते हैं तो उससे लाभ हो जाता है, खाने से अंदर से लाभ होता है। ये कहा कि पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। जो हमारे स्रोत जो सारे रस रक्त आदि धातुओं को जो लेकर के जाने वाली जो नस नाड़ियाँ हैं, जो उसके अंग हैं, उन सब के दोषों को भी निकाल देता है, निकाल करके इसको बिल्कुल स्वच्छ कर देता है। इसलिए कहा कि घी का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। घी को आप पी सकते हैं, घी को आप औषधियों को मिला करके खा सकते हैं और भोजन के साथ ले सकते हैं, दाल में घी डाल के ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रहिए, भोजन में डाल करके खा सकते हैं, चावल में खा सकते हैं, पर रोटी में निवेदन कर दूं, घी लगा के मत खाना। आप कहेंगे कि जब घी लाभकारी है तो क्यों ना खाएं। जब आप रोटी में घी लगा देते हैं ना, एक लेयर तैयार हो जाता है, फिर वो जा करके वो रोटी हजम होने में टाइम लगता है। इसीलिए दाल में घी डालिएगा, रोटी को लगा करके साथ में खाइएगा, पर वो कोटिंग हो जाती है। जब रोटी में आप घी लगाते हैं, कोटिंग होने से आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा रोटी चुपड़ी नहीं, हमेशा रोटी सूखी खाइए, परंतु घी को ऊपर से खाइए। यदि आपको मान लीजिए कि मक्खन और रोटी लेना भी हो तो आप जो है वो रोटी दाल के साथ मिला कर ले लीजिए, यानी कि पूरी कोटिंग हो जाए। जब आप घी लगा करके 10-15 मिनट 5 मिनट यदि कुछ मिनटों के लिए भी छोड़ देते हैं तो वो कोटिंग हो जाती है। हालांकि जैसे आप रोटी बनी हुई है रख रहे हैं, बाद में वो कड़क हो जाती है, इसके लिए थोड़ा सा लगा लेना वो मजबूरी है, परंतु वह सॉफ्टनेस के लिए लगाइए। यदि सॉफ्टनेस के लिए आप घी लगाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, उस घी को आप जब आटा गूँथ रही हैं, मेरी माँ बहनें सुन लें आप, ज़रूरी बात है ये, जब आप आटा गूँथती हैं उस समय पर घी डाल दीजिए, फिर आटे को गूँथिए, रोटी सॉफ्ट हो जाएगी और बाहर कोटिंग नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट होने में परेशानी नहीं करेगा। तो ये लाभकारी होते हुए भी थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी बुद्धि से, थोड़े से ज्ञान से हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त घी का मालिश भी बहुत बेहतरीन होता है। हमने तो घी की बहुत मालिश करी है अपने शरीर पे भी, और हमारे को मालिश ऐसे ही कराया जाता था बचपन में भी। आज विविध तरह के तेलों की जगह पर यदि गाय का घी हो तो बाजार के बहुत तरह के तेलों की आवश्यकता नहीं है मालिश के लिए। नशे के लिए बहुत ही अद्भुत माना गया है। नाक में 4-4 बूंद गाय का घी डालिए, वो दिमाग को तर करता है, सर्दी जुकाम नजला को ठीक करता है, मिर्गी और दौरे आदि में भी वो लाभ करता है। इस तरह से बहुत ही लाभकारी द्रव्य है घी। और चाहे नाक में डालने हो, चाहे मुंह में डालने हो, चाहे आँख में डालने हो, जैसे मैंने कहा कि जीवंत्यादि घृत और त्रिफलादि घृत आँख में भी डाल सकते हैं, चाहे कान में भी डाल सकते हैं, कई औषधियों के रूप में बना करके। घाव में जैसे हमने कहा कि जात्यादि घृत और तेल जो है वो घाव के लिए भी यूज़ होता है, फोड़े फुंसी के लिए भी यूज़ होता है। इस तरह से घी अद्भुत है, ये रसायन है, लाभकारी है, गुणकारी है, हमारे जीवन को सुख पहुंचाने वाला है। तो किसी भी तरह के दर्द वगैरह में भी घी में यदि आप थोड़ा सा पुराने घी का मालिश करें तो तुरंत उससे लाभ हो जाता है। और दुबले को भी घी का मालिश के लिए विधान है, मोटों को भी घी का मालिश का विधान है, जिसको खांसी हो उसको भी घी का मालिश का विधान है। पुराना घी हो, छाती में मालिश करिए, बलगम जमा हुआ तो एकदम तुरंत निकालना शुरू हो जाता है। ये बहुत लाभकारी प्रयोग माना गया। इसलिए दूध और घृत को हमारे शास्त्रों में नित्य प्रति सेवनीय रसायनों में श्रेष्ठ माना गया है। बहुत सारे रसायन हैं, वो अलग अलग समय पर सेवन किया जाता है। कुछ रसायन हैं आप नियमित रूप से ले सकते हैं। तो नित्य प्रति जो सेवन करने वाले जो रसायन हैं उसको बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। हमारे पास अभी एक बाबा आए कुछ दिन पहले, वो कहने लगे आचार्य जी मैं 150 साल पुराना घी लेकर के आया हूँ। मैंने कहा बाबा 150 साल, आपकी आयु ठीक है मैं जानता हूँ, 80-85 साल के बाबा थे। उन्होंने कहा आचार्य जी विश्वास करिए, मेरे दादाजी ने इसके कांच की शीशी में घी रखा था, वो घी लेकर के आया। और एक कहने लगे एक मेरे पिताजी ने रखा था और एक 2 घी वो लेकर के आए। पिताजी वाला तो उन्होंने कहा कि ये करीबन आचार्य जी करीबन 80 साल पुराना है, और ये दादाजी वाला है 150 साल पुराना घी है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 150 साल पुराना घी आप बना नहीं सकते, क्षमा करिएगा। समय से जो चीज़ होती है ना वो तो समय से मिलेगा। आप 150 साल पुराना घी बना कैसे लोगे, क्योंकि ये तो बनने की चीज़ तो है नहीं, रख करके होने की चीज़ है। तो उनके दादाजी ने कहीं से आयुर्वेद के विषय में सुना था, जाना था, उन्होंने घी रखा। वो अत्यंत औषधीय गुणों से युक्त होता है। अभी हम लैब में रिसर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो 150 साल पुराने घी में, 80 साल पुराने घी में, 10 साल पुराने घी और आपके घी में
क्या फ़र्क होता है। आयुर्वेद कहता है कि 10 साल तक रखा हुआ घी को आयुर्वेद में कहा पुराण शब्द का प्रयोग किया गया, यानी 10 साल पुराना घी हो जाता है तो उसको पुराण कहते हैं। और 100 वर्ष तक का घी हो तो कहा कुंभ घृत है, और कुंभ घृत के बाद में 100 से ज़्यादा का हुआ तो महाघृत कहलाता है। और महाघृत हमारे पास है, हम खुशी की बात है। उन बाबा जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहे, पर मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने ऐसे खजाना, हालांकि एक शीशी में 1-1.5 किलो रहा होगा, पर वो 1 किलो की बात नहीं है, यह बहुत अमृत है। यदि आप कहें कि किसी भी रोग के लिए वो लाभकारी हो सकता है तो हम उससे ज़्यादा 150 पुराना घी कहीं से ला नहीं सकते हैं। उसको आयुर्वेद के अंदर महाघृत कहा है। वह बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त होता है। वह चाहे मिर्गी है, चाहे नशा है, चाहे मूर्छा है, चाहे विविध तरह के जो बुखार हैं, या जैसे तिमिर रोग है जो रात्रि को नहीं दिखाई देता, आँख की बीमारियां हैं, सिर कान और आँख की जो बीमारियां हैं, चाहे वह स्त्रियों की जो स्त्रीजन्य जो रोग हैं, उन सब का जो घाव है, इन्फेक्शन है, इनका शोधन है, रोपण है, इस तरह का इसको अद्भुत माना गया है। वो विषाणु रोधी है और जीवाणु रोधी है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस को रोकने वाला है। कफ के विकारों और निमोनिया में भी बहुत ही लाभकारी है, इस तरह से समझिए। दुर्भाग्य से मेरे को ये, जब मैं इन्फेक्शन और मैं बात कर रहा था बैक्टीरिया वायरस की या फंगल और इसकी, तो पीछे एक हमने सूचना सुनी कि बोले भाई पतंजलि की घी में बोले फंगस हो गया, उसमें फंगस आ गया। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि कभी भी जो है घी में फंगस नहीं आता है, तेल में फंगस नहीं आता है। वो एक तरह के इस तरह के षड्यंत्रों का सामना हमको करना पड़ता है। कितना भी पुराना हो घी तेल, गुणों में परिवर्तन हो जाता है। नॉर्मल सेवन ये नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है, परंतु वह कभी भी वो खराब नहीं होता है। तेल, यदि घी के बाद हम बात करेंगे तेल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तेल शब्द का अर्थ, तैल जो शब्द है वो तिल से निकले हुए स्नेह के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु बाद में सरसों के लिए भी, मूंगफली के लिए भी ये तेल ही हम प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसको माना गया है, तेल को मधुर माना गया है, कषाय माना गया है, और इसको थोड़ा सा मधुरता के साथ में उष्ण और व्यवाही माना गया है। व्यवाही मतलब पहले शरीर में फैल जाता है और बाद में पचने वाला होता है। और तिल को कफवर्धक नहीं माना गया है, तेल को पित्तवर्धक माना गया है, बल को बढ़ाने वाला माना गया है, और तेल को त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। मांसपेशियों को बहुत मजबूती देने वाला, मेधा को भी बढ़ाने वाला कहा है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाने वाला कहा है। और हमने जैसे कि पहले भोजन के साथ भी हमने बात की कि लोग तेल का सीधा प्रयोग भी करते हैं। यदि नारियल का तेल प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपके हृदय के लिए लाभकारी है। यदि सरसों का तेल का जैसे लिट्टी चोखा की तरह से आप मूढ़ी में डाल करके खाते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी है। और तेल को कहा कि मल को बांधता है, बहुमूत्र को दूर करता है, और जो पेशाब और जो मूत्र मार्ग है, योनि मार्ग है, इन सब को भी वह शुद्ध करता है। और इसीलिए तेल को भी जिस तरह के अलग अलग औषधीय द्रव्यों के साथ यदि पकाते हैं तो अपने अंदर जो है उन औषधीय द्रव्यों को भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो लाभकारी हो जाता है। इस तरह से तेल जो है विविध तरह के रोगों को नाश करने वाला हो जाता है। शरीर पर तेल मालिश करने से वायु का शमन होता है, थकाने दूर हो जाती है, बुढ़ापा दूर हो जाता है, त्वचा में कांति आती है। और आपने देखा होगा जो तेल के मालिश करने वाले लोग हैं उनकी चमड़ी में चमक होती है, चाहे वो बुढ़ापे में भी क्यों ना पहुंच गए हों। इसीलिए बुढ़ापे से बचने के लिए इसको बहुत ही लाभकारी माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा इसीलिए तेल की जो प्रशंसा करते हुए आयुर्वेद के अंदर बहुत ही लाभकारी माना है। और इसके अलावा जो है तेल के लिए हम जैसे तेल के रूप में जो प्रयोग करते हैं, गुजरात में ज़्यादातर मूंगफलियों का तेल का प्रयोग करते हैं, साउथ में नारियल का तेल का प्रयोग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट बंगाल वगैरह में सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। और इधर जो है यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ भी तिल का तेल है या सरसों का तेल है, हम उसका प्रयोग करते हैं। और मैं बड़ी बात जो बताना चाहता हूँ, तेल शब्द से रिफाइंड का ग्रहण कहीं आयुर्वेद पर नहीं है। इसकी क्षमा करिएगा, प्राचीन काल में कोई रिफाइंड का तेल का प्रयोग नहीं करता था किसी भी तरह का। आजकल हालांकि सनफ्लावर भी पहले कम होता था आयुर्वेद में, सनफ्लावर भी कई चीज़ों में लाभकारी है। और राइस ब्रान ऑयल जो है वो पहले चावल की भूसी से तेल नहीं निकाला जाता था, क्योंकि पहले चावल की भूसी को उसी में रहने दिया जाता था, छिलका तो हम लोग चावल को लेते थे, वो लाभकारी होता था। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। परंतु जो केमिकल युक्त जो रिफाइंड करते समय बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, इसीलिए क्षमा करिएगा।
वो केमिकल युक्त जो प्रोसेस किया हुआ तेल बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए पतंजलि ने ये संकल्प लेकर के सरदेव स्वामी जी ने कहा कि रिफाइंड तेल जो केमिकली प्रोसेस तेल हम लोग नहीं बेचेंगे। तो इसलिए पतंजलि के माध्यम से हमने उसको फिजिकली रिफाइंड हम लोगों ने आपको देने का प्रयास किया है रिफाइंड को। पर फिर भी मैं कहूँगा एक आयुर्वेद के सेवक होने के नाते, एक आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते आप रिफाइंड मत खाओ। रिफाइंड खाने की जगह आप सरसों तेल और ये इनका जो डायरेक्ट जो तेल है उनका प्रयोग करो, आप घी का प्रयोग करो, क्योंकि इससे शरीर पुष्ट होता है, नींद अच्छी आती है। सिर पर तेल मालिश करने से सर दर्द गंजापन कम होता है। बालों पे हमेशा तेल लगा करके रखना चाहिए, बालें कम झड़ेंगे, डैंड्रफ कम होगा। तो गुण जो है आयुर्वेद के हिसाब से दुबले का दुबलापन दूर करता है, मोटे को ये पतला करता है। यानी कि तेल मालिश जो है इस तरह से व्यवाही होने से सारे स्रोतस में एकदम जल्दी से घुल मिल जाता है, जा करके अंदर के जो स्रोतस हैं उनके जो दोष हैं उनको यह दूर करता है और बहुत सारे जो स्रोतस की अवरुद्धता है उसको तुरंत ये खोल देता है। इस तरह से ये तेल जो है बहुत ही लाभकारी है। ये शरीर को पुष्ट करता है जैसे कि हमने कहा, और सूक्ष्म होने की वजह से ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं इस तेल के अंदर, सूक्ष्म तत्व होने की वजह से ये जा कर के घुल मिल जाते हैं, चर्बी को कम करता है। और आधुनिक दृष्टि से भी तेल में जो है फैटी एसिड जो होता है वो लाभकारी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि शरीर में मोटापे और उससे उत्पन्न जो विविध तरह के रोग में हानिकारक नहीं माना गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो तेल है वो मल को बांधने वाला है, कब्ज को दूर करने वाला है, ग्राही है और अनेक गुणों से युक्त है और मल को बाहर निकालने में भी ये सहयोग कर सकता है। इसीलिए जो 1 वर्ष पुराना जो घी है उसको सेवन करने के लिए, जैसे कहते हैं घी नया अन्न पुराना, ये कहा गया है। पर तेल के लिए कहा कि पुराना तेल भी लाभकारी होता है और जिस तेल का जिस पदार्थ से निकाला गया हो, तेल के गुण के विषय में जो मूंगफली का गुण है वो तेल में मिलेगा, जो तेल का गुण है वो तिल के तेल में मिलेगा, जो सरसों का गुण है उसको सरसों के तेल में मिलेगा। इस तरह से आप इसको समझे, जो नारियल का गुण है वो नारियल के तेल में मिलेगा। परंतु ये भारतवर्ष की एक विशेषता रही है, खासियत रही है कि तेल हम प्राचीन काल से सेवन करते रहे हैं, पर वो तेल शुद्ध होना चाहिए, मिलावट से युक्त नहीं होना चाहिए। तो ये सारे तेलों के मूंगफली के इन गुणों का हमने संक्षिप्त वर्णन किया, आपको यही जताने का प्रयास किया। तेल खाइए, प्राकृतिक तेल खाइए, निर्भ्रांत निश्चिंत होकर के खाइए, वो किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है। परंतु यदि आप किसी भी चीज़ को खा करके यदि शरीर में उस तरह के सामर्थ्य नहीं है तो पानी भी आपके लिए नुकसान करेगा। कई लोग कहते हैं ना हम तो पानी भी पीते हैं तो मोटे हो जाते हैं। मेरे भाई, पानी पीना बंद थोड़ी कर सकते हैं, पर मोटापा कम करने के लिए उपाय तो कर सकते हैं। इसी तरह से तेल आदि पदार्थों का सेवन सर्वथा बंद नहीं करना चाहिए, पर अति स्निग्ध पदार्थों का सेवन मोटापे को लाएगा, भारीपन को लाएगा, इससे आपको बचना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा निश्चित रूप से ये घृत तेल आदि स्निग्ध पदार्थों का जो गुण है आयुर्वेद के हिसाब से वो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो तेल का प्रयोग करिए, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रयोग कर करके जीवन में सुख पाइए, आनंद पाइए। इसी तरह से इस चर्चा को हम निरंतर जारी रखेंगे तो आगे और भी जानकारियों के साथ होंगे हम आपके बीच में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। नमस्ते, ओम।